नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक मरीज की मौत के बाद परिजन हंगामा करने लगे। मरीज की मौत के बाद सदर अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। वहीं हंगामे की आवाज सुनकर अपने चैम्बर से बाहर निकले उपाधीक्षक को भी आक्रोशित लोगों का शिकार होना पड़ा। इस दौरान आक्रोशित परिजनों के द्वारा उपाधीक्षक के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। मेरा नाम संतोष कुमार है और घर कर्मा भगवान हुआ। सुबह में मेरी दादी थी मालती देवी, उनको सुबह में तबीयत ख़राब हुआ। मैं यहाँ लेकर के आया, बताया गया बीपी ज़्यादा है और चांस है ब्रेन हेमरेज का। तो उसके लिए मैं बोला कुछ उपचार कर कीजिए जो भी अभी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से जो भी हायर सेंटर है काफ़ी दूर है। तो दवा कुछ लिखने के बाद बोले कि ठीक है ये दिलवाइए, उसके बाद आप ले जाइएगा CT स्कैन करवा करके। तो दवा मैं ले आया, दवा भी पूरा नहीं पड़ा, आधा ही पड़ा है। फिर कोई देखने वाला तक नहीं था, नहीं कोई डॉक्टर था, नहीं कोई नर्स है यहाँ पर देखने के लिए। और उसके दौरान ही काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गया। फिर मैं देखने के लिए बोला डॉक्टर को कि आप चलिए देख लीजिए वो डेथ कर गई है। उसके लिए भी वो नहीं आ रहा था कि नहीं OPD में मुझे वो पेशेंट को लेकर के आओ। फिर वो काफ़ी गुस्सा हुए, फिर वो गुस्सा होकर चला गया उपाधीक्षक के पास। फिर उपाधीक्षक कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो आए चेक करने, फिर उन्होंने डेथ घोषित किया। तो क्या यहाँ पर यही व्यवस्था रहेगी कि यहाँ पर नहीं कोई देखने वाला डॉक्टर है, नहीं नर्स है, कोई भी नहीं है देखने के लिए? पेशेंट आते हैं, बस जैसे तैसे कर दिया जाता है और बाद में वो लिख देते हैं नीचे में रेफर। बाद में क्रिटिकल सिचुएशन से जब ख़राब हुआ, मैं तो लिखा था यहाँ रेफर। अरे सब कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि रेफर आपका लिखा हुआ पढ़ ले। आप इंस्टेंट उसको करो, फिर आप बताओ कि हाँ आपको मैं रेफ़र किया हूँ, आप BHU जाओ, यहाँ जाओ। ये सब बोलना पड़ेगा ना, यहाँ कोई कुछ देखने वाला नहीं है। इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद कुछ हंगामा की मौत हो गई थी। इस वजह से परिजनों में थोड़ा सा रोष था। तो फिर समझा बुझा दिया गया है और अभी मामला ऐसा कुछ है नहीं। बिहार प्रदेश कांग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद पाठक ने बिहार में अपराधियों द्वारा व्यापारियों की हो रही हत्या पर चिंता जताई है और कहा है कि व्यापारी सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। व्यापारियों के लिए टैक्स से सरकार चलती है और बदले में सरकार व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल है। नीतीश कुमार को व्यापारियों की कोई चिंता नहीं है। लगातार इनके शासनकाल में व्यापारियों की हत्या हो रही है। देखिए, व्यापारी जो है सरकार का, इस अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और व्यापारी दिन रात मेहनत करता है, उसी के टैक्स से सरकार चलती है। लेकिन अभी का जो वर्तमान सरकार है, चाहे नीतीश जी हों चाहे मोदी जी हों, इन लोगों को व्यापारियों का कोई चिंता ही नहीं है और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के राज में व्यापारियों की हत्या हो रही है। व्यापारी तरह तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और व्यापारी पलायन कर रहे हैं और इन लोगों को केवल गुना भाग करने में, किस तरह सरकार बने, किस तरह हम चुनाव जीतें, किस तरह हमारा सरकार बने, इसी में लगे हुए हैं ये लोग। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा जगिए और आप अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जो अभी सुशासन की सरकार नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, व्यापारियों पर ध्यान दीजिए और दारू बालू के चक्कर में मत पड़िए और व्यापारियों पर ध्यान दीजिए ताकि व्यापार फले फूले, व्यापारी कमाए, आपके बिहार का विकास हो, जिससे आपका नाम हो। हम तो यही निवेदन करेंगे उनसे। पटना में स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की जयंती मनाई गई। बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर बने आदमकद प्रतिमा पर विधान पार्षद प्रोफेसर रामवचन राय, प्रेमचंद्र मिश्र, नीरज कुमार ने माल्यार्पण कर उनको याद किया। हमारी सबसे बड़ी विरासत
आज़ादी की लड़ाई और भगत सिंह के साथी सहकर्मी मित्र और बिहार का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया उस क्रांतिकारी आंदोलन में और आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तो हमारी विरासत है। हमारे पुरखे इसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं आज़ादी के लिए। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए इनको स्मरण करना हमारा दायित्व है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य भी पिछले बहुत बड़ा गौरव है बिहार में, इसलिए हम उनको स्मरण करते हैं हम लोग। और नई पीढ़ी उस इतिहास को जाने, उनसे प्रेरणा ले, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच रहे तो और इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाने के लिए उन्हीं क्रांतिकारियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है उसको पढ़ें और उनसे प्रेरणा ले। हमारे पूर्व को उनको याद करना स्मरण करना। बिहार में शराब के कारोबार पर रोक नहीं लग पा रहा है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक के बाद भी शराब की खेप बरामद की जा रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि बिहार में अब कैसे शराब पर रोक लगाई जाए। वहीं शराबबंदी पर कांग्रेस और जदयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार को कार्य योजना बनानी चाहिए। अवैध शराब का निर्माण और बाहर जो शराब बिहार में अवेलेबल कैसे हो, स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या उपाय है। यह लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम है। मैं समझता मुख्यमंत्री को इस राज्य के कानून सब देखने वाले गृह मंत्री भी उन्होंने चौकीदार दरोगा वगैरह के लिए चिन्हित कर दिया तो भत्ता का उसके ऊपर जवाब देता ही होगा। संभव है इसके चौकीदार सभागार सिपाही या कांस्टेबल या दरोगा बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े रसूखदार लोगों को पकड़ पाएगा। मैं समझता हूँ जो मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए इसमें अभी भी कमी है। के पाटिल लाया है तो अच्छे कड़क अफसर माने जाते हैं। हमारी यही मांग है सरकार सुनिश्चित करे बिहार में शराबबंदी कानून मुस्तैदी से और शराब की अवैध कारोबार करने वालों को बेनकाब। जब दर्द हो तो सर दर्द की दवा से ठीक नहीं होता, तो शराबबंदी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो इसके लिए कोई सलाह नहीं देना है, बल्कि ऐसे जो सामाजिक हित के फैसले हैं उसकी आलोचना करना ये स्वाभाविक है ना। भाई जब सरकार में थे और गोपालगंज में घटना हुई थी तो उस समय तो नीति और नीयत पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब आप परोक्ष रूप से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक रूप से माना जाएगा ना कि अगर शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आप कोई सलाह नहीं देते, आलोचना के स्तर पर ट्वीट कर करके मीडिया में बोल कर करके तो अपनी भूमिका तो इसी रूप से अदा करते हैं। तो राजनीतिक पर्यटक अब नई भूमिका में कि सामाजिक मुद्दों को भी दरकिनार कर करके राजनीतिक सरोकार का इसको विषय बनाना, तो इससे कौन असहमत है? इससे तो खुद ही असहमत है ना। क्या लगता है कि पीपल खोज रहे हैं उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आप कोई सलाह नहीं देते हैं तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो माना ही है। कैसे पाठक को बुलाया गया है, बड़ी जिम्मेवारी मिली तो सामान्य प्रशासन विभाग की रूटीन काम है, उससे मैंने उनको ये दायित्व सौंपा गया है। लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों को शराबबंदी से पेट में पीड़ा हो रही है उनके लिए बिहार की जनता कोई दवा नहीं देने वाली, और साथ ही साथ जो इस संबंध में सलाह दे तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि शराब में ब्लड शुगर कैसे नियंत्रित होता है, कैसे बीपी नियंत्रित होता है, कैसे कैल्शियम है, कैसे प्रोटीन है, जरा ये सब भी बता रहे हैं। बिहार के सहरसा में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऊपर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल मामला यह है कि जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्म भूषण अवार्ड बांट रहे थे तो इसी कड़ी में कंगना रनौत को भी अवार्ड दिया गया। लेकिन कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर एक अनर्गल बयान दिया है। कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर बयान दिया कि देश को आजादी 1947 में मिली, वह आजादी भीख में मिली है। आजादी हकीकत में वर्ष 2014 में प्राप्त हुई है। वहीं कंगना रनौत के इस बयान को लेकर पूर्व विधायक किशोर मुन्ना ने सहरसा व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की है। मामला कंगना रनौत के स्टेटमेंट से है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें यह बात कही गई है कि 14 में आज़ादी मिली, ये गलत है और इससे सारे भारतवर्ष के लोग आहत हैं। हमारे पूर्व विधायक सोनरसा
कि मुन्ना जी भी बहुत आहत हुए, जिनके इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये मुद्दे के रूप में यहाँ आए, नालसी फाइल किया है, जिस नालसी का नंबर 887C21 है, जो आज रखा गया था 192 में न्यायिक दंडाधिकारी श्री R.K. राजेश कुमार सिंह के यहाँ भेजा गया है। हम लोग इस बात को उस न्यायालय में और पुरजोर से रखेंगे और आशा करते हैं कि इसमें संज्ञान लेकर कंगना रनावत के विरुद्ध उचित कार्रवाई 14 में मिली है। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि यदि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, दूसरा थप्पड़ खा देना चाहिए, इससे आज़ादी नहीं मिली है। फिर कई ऐसा अनुग्रह बात जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा है। भारत को आज़ादी मिली, 1950 में संविधान बना और उसी संविधान से यह देश चल रहा है। न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस सब उसका अंग है और उसको चैलेंज करना, चुनौती देना, ये दिवालिया मानसिकतापन है। इसीलिए हमने यहाँ मुकदमा दायर किया है। हमारे लॉयर हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लोग हमारे अधिवक्ता हैं। हम डिमांड किए हैं कि 2014 से ये लगभग 7 साल से ये ट्रेंड चल गया है, जिसके मन में जो होता है वो बोलता है। देशद्रोह का बात बोलता है, देश तोड़ने का बात बोलता है, जाति धर्म की बात बोलता है। यह देश के लिए खतरनाक है, इसलिए इस पर विराम लगना चाहिए। तो हम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन दिए हैं। 15 तारीख को आवेदन दिए थे, आज पहली सुनवाई हुई है। 192 में उसको ट्रांसफ़र किया गया है। मुझे लगता है कि ज़रूर मुझे न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से जिसने देश के खिलाफ देशद्रोह का काम किया है उसको सज़ा मिलेगा। मैंने टाइम्स नाउ वाले पर भी किया है केस, चूँकि वो मतलब उसको प्रसारित किया। ये जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की कि ऐसा कोई भाषा नहीं बोलना चाहिए। 51 में स्पष्ट है कि हम जो हमारे महापुरुष हैं, लाखों लोगों के कुर्बानी से ये देश बनी है, तो उनको भी हम दिल में संजो के रखें। अब वैसे लोग को अपमानित करके, देश गांधी का है, देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, खुदीराम बोस का है, पंडित राजेंद्र मिश्र का है, राम बहादुर सिंह का है, शिवनंदन मंडल का, ये तमाम लोगों ने आज 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। और उस देश को कि आज़ादी का मजाक उड़ाना, ये संविधान के मजाक का धज्जी उड़ा दिया है। इसलिए हमने आज मुकदमा दायर किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।